सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए सूक्ष्म लघु और मध्यम इकाइयों के लिए केंद्रीय बजट 2026-27 में की गई प्रमुख घोषणाओं पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक A.K. भट्टाचार्य। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं पत्रकार सौरभ शुक्ला। नमस्कार, आज हम बात करेंगे केंद्रीय बजट में एमएसएमई सेक्टर यानी छोटे और मझोले उद्योग के लिए की गई अहम घोषणाओं पर। सरकार ने 200 पुराने औद्योगिक क्लस्टर को पुनर्जीवित करने के लिए, चैंपियन एमएसएमई तैयार करने के लिए 10,000 करोड़ रुपए का एक एसएमई ग्रोथ फंड भी निर्धारित किया है। और जिस हिसाब से तमाम नई पहल किए गए हैं इस बार के बजट में, उसका क्या फायदा होगा कारोबारी क्षेत्र में, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विशेषज्ञ A.K. भट्टाचार्य जी। सर, आपका बहुत स्वागत है ऑल इंडिया रेडियो में। नमस्कार। आपसे सबसे पहले समझना चाहेंगे कि जिस हिसाब से बजट में घोषणाएं की गई हैं, उससे आपको क्या लगता है कि एमएसएमई क्षेत्र पर सीधा क्या असर होगा और किस तरह से ये जो 200 पुराने औद्योगिक क्लस्टर हैं उन्हें मजबूत करने की बात कही गई है, इससे क्या फायदा पहुंचेगा? एमएसएमई सेक्टर जो है वो हमें ये जानना पड़ेगा कि हमारी जो अर्थनीति में एमएसएमई सेक्टर का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। अगर निर्यात की बात करें तो करीबन 40% निर्यात ये एमएसएमई सेक्टर ही करता है। और अगर आप नौकरी की बात करते हैं, उसका जो योगदान एमएसएमई सेक्टर में भी काफी महत्वपूर्ण है। इसीलिए सरकार ने पिछले 2-3 सालों से हम ये देख रहे हैं कि बजट और बजट के बाहर भी एमएसएमई को किस तरह से वापस अपनी पुरानी गति में लाया जाए, उसकी प्रचेष्टा चल रही है। 10,000 करोड़ का एक एसएमई ग्रोथ फंड का प्रस्तावना किया गया है। ये जो एसएमई ग्रोथ की जो मेन फोकस एरिया जो है वो बड़े एसएमई नहीं है। देखिए, एमएसएमई में बहुत सारे छोटे, करीबन एमएसएमई सेक्टर में करीबन 95 से 96% छोटे बहुत हैं। और ये जो स्कीम जो है चैंपियंस के लिए, ये स्मॉल एंटरप्राइजेस यानी छोटे वाले हैं या मध्यम वर्ग के लिए एंटरप्राइजेस जो हैं, उनकी जो अपनी जो कैपेसिटी बढ़ाने की जो क्षमता है उसमें ये योगदान रहेगा। किस तरह से जो छोटे जो एंटरप्राइज जो हैं वो किस तरह से अपना इक्विटी मार्केट से उसको एक्सेस करें, उसके लिए उनकी सुविधा मिलेगी। रॉ मटेरियल्स खरीदना, रॉ मटेरियल्स बेचना, तो मोटी बात यह है कि एसएमई ग्रोथ फंड को अभी तक तो जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर ही इसका प्रोविजन रखा गया है। पर मुझे लगता है कि जो जैसे हमने बहुत सारे पुराने और भी फंड देखे हैं, बहुत ही जल्दी कोई बैंकों की व्यवस्था से जुड़ी हुई कोई मैकेनिज्म तैयार की जाए कि ये एसएमई ग्रोथ फंड जिससे कि किस तरह से चैंपियन एमएसएमईज को आगे बढ़ावा दे सके, उसकी बात हम शायद आशा कर सकें। बिल्कुल। आइए सुनते हैं अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एमएसएमई सेक्टर के लिए किस तरह से ऐलान किए। I propose to introduce a dedicated 10,000 crores SME growth fund to create future champions, incentivizing enterprises based on select criteria. भट्टाचार्य जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जिस हिसाब से वित्त मंत्री ने ऐलान किया, उन्होंने एक क्राइटेरिया की बात कही है, तो जाहिर है जिस हिसाब से जो कारोबारी इन क्राइटेरिया में फिट होते होंगे उनको ही ये फायदा मिलेगा। खासतौर पर एक जो सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड है उसमें अतिरिक्त 2,000 करोड़ रुपए देने का भी प्रावधान किया गया है। तो इससे आपको क्या लगता है जो और छोटे उद्यम हैं उनको किस तरह की सहायता मिलने की उम्मीद है? देखिए, जैसे मैंने कहा, एकदम आपने सही सवाल किया। जैसे मैंने कहा कि ये जो एमएसएमई सेक्टर है उसमें माइक्रो सेक्टर हैं, स्मॉल सेक्टर हैं और मीडियम सेक्टर हैं। और जैसे आपको मालूम होगा कि ये एमएसएमई सेक्टर की जो परिभाषा जो है ये पिछले अप्रैल 2025 में बदल दी गई थी, जिससे कि जो मीडियम सेक्टर की जो इन्वेस्टमेंट लिमिट है वो करीबन 500 करोड़ तक कर दी गई थी और टर्नओवर लिमिट भी बढ़ा दी गई थी। उसी तरह से स्मॉल एंटरप्राइजेस की इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर लिमिट बढ़ा दी गई थी। और माइक्रो सेक्टर जो है वो सबसे छोटी जो है उसके लिए तो पर हम देखते हैं कि जो मार्केट की जो अवस्था जो है, जो अनसर्टेनिटी या अनिश्चयता की जो हम बात करते हैं, वो जो छोटे जो माइक्रो जो यूनिट्स हैं उन्हीं को ज्यादा इनका बोझ आता है या चोट लगती है। तो ये जो एक स्मॉल रिलायंट इंडिया फंड जो है, इसका जो कैपिटल बेस जो है वो 2,000 करोड़ का होगा। तो ये आप एक अगर तुलना करें कि अगर जो स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए हमने 10,000 करोड़ का एक फंड बनाया, पर करीबन 2,000 करोड़ से एक प्राइजेस के लिए एक फंड बना गया है, सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड। और उसका प्रधान उद्देश्य ये रहेगा
कि किस तरह से जो माइक्रो यूनिट जो हैं उनके लिए सबसे बड़ी बाधा आती है, किस तरह से वो जो रिस्क कैपिटल जिससे कि वो एक अपना एक धंधा खोल सके, उसको वो कैसे उनका एक्सेस करें। जब एक माइक्रो यूनिट होता है, जब वो कोई बड़ा बैंक में जाता है, उसकी कोई तवज्जो नहीं होती, कोई शायद उनको ज्यादा बात भी नहीं करता होगा, उनके लिए शायद स्मॉल फाइनेंस बैंक के जाना पड़ता है, और स्मॉल फाइनेंस बैंक की जो एक्सेस जो है वो अभी भी काफी सीमित है। ये रिस्क कैपिटल की जो अवेलेबिलिटी, इसका प्रधान उद्देश्य है, जिससे कि जो माइक्रो एंटरप्राइजेस हैं वो मूलधन की कमी से अपनी उनका आइडियाज को वो इम्प्लीमेंट में कोई बाधा ना आए, यही एक प्रधान इसका उद्देश्य है। जी, और इसके अलावा जो एक कॉर्पोरेट मित्र बनाने की बात कही गई है, और तमाम जो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे आईसीआई की बात करें, आईसीएसआई हो, आईसीएमआई हो, ये तमाम लोग मिलकर के एक शॉर्ट टर्म कोर्स भी डिजाइन करने जा रहे हैं। तो उससे क्या लगता है छोटे शहरों में रहने वाले इन कारोबारियों को किस तरह से फायदा होगा? एक कॉर्पोरेट मित्र का जो एक प्रोविजन जो है, मैं समझता हूँ कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ जुड़ा हुआ है। अभी क्या होता है कि एमएसएमई सेक्टर जो है, पर्टिकुलरली जो माइक्रो और स्मॉल यूनिट्स जो है, के लिए जो परामर्श उनको मिलना कि भाई कैसे, किस तरह से कैसे पैसे की उनको एक्सेस मिले, या किस तरह से उनको रिस्क कैपिटल लाया जाए, किस तरह से वो मार्केट को जाए, जैसे वो बहुत सारे जो नियम है, नियम की पालन करे। इस हिसाब से जो एक प्रोफेशनल एक सहायता जो होती है वो उनके लिए कम थी। तो ये जो वो एक कॉर्पोरेट मित्र ना ही बल्कि उनको मार्केट के एक्सेस में सहायता देगा, और सबसे बड़ी बात ये होगी कि बहुत सारे नियम का पालन करना, कंप्लायंस फैक्टर जो है, उसकी देखभाल ये कॉर्पोरेट मित्र कर सकेंगे। और मैं ये समझता हूँ कि जो एमएसएमई पर्टिकुलरली जो माइक्रो सेक्टर के जो है, उनको ये काफी एक ये सुविधा जरूर मिलेगी। आइए सुनते हैं वित्तीय सेवाओं के सचिव एम नागराजू को, जिन्होंने एमएसएमई सेक्टर को लेकर के कुछ अहम बातें बताई हैं। We have about 4.5 crore MSMEs in the country, and they also contribute about 30% of the total employment in the country, and 40% of total exports. That way, the MSMEs contribution is hugely significant. Government, the last 10 years, has always come up with new ideas to support MSMEs at multiple stages. Now, today, in fact, the last quarter, we have outstanding credit of 37 lakh crore to the MSME from the banking sector. That's the highest. And this year, MSME credit grew at 17%. Again, this is the highest ever. The government has been providing a lot of priority to that. The total guaranteed loans to the MSMEs now, as of last month, is 6 lakh crore currently. The idea is to identify such MSMEs who can be supported through both the debt and the equity and other support systems, so that they will be able to capture export market in rest of the world. तो सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि ये छोटे कारोबारियों का जो ये समूह है, एसएमई और एमएसएमई, ये रोजगार भी बड़े पैमाने पर देता है। तो बजट में हुए प्रावधानों से इनमें किस तरह से इजाफा और ज्यादा होते हुए देखते हैं आप? अभी तक जो चर्चा में हमने 10,000 करोड़ का एसएमई ग्रोथ फंड की बात की, सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड की बात की, हमने कॉर्पोरेट मित्र की बात की, और उसके साथ साथ स्पेसिफिक एमएसएमई सेक्टर के लिए 2-3 प्रावधान बड़े महत्वपूर्ण है। एक तो है कि जो एक ड्यूटी फ्री इंपोर्ट की जो फैसिलिटी थी स्मॉल यूनिट्स के लिए, उनके एक्सपोर्ट के बारे में, मान लीजिए एक 10 लाख का एक कुरियर एक्सपोर्ट कैप था, उसको निलंबन कर दिया गया है, जिससे कि लेदर इंडस्ट्री में जो और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो एमएसएमई सेक्टर्स जो हैं, उनका ड्यूटी फ्री इंपोर्ट की जो एंटाइटलमेंट होती है उसमें भी काफी रिलैक्स कर दिया गया है। और उसके और भी ऊपर और एक चीज किया गया है जिसको हम कहेंगे क्रेडिट गारंटी स्कीम है। वो क्या होता है कि एमएसएमई सेक्टर्स को कैपिटल की बहुत सख्त जरूरत होती है। जैसे कि हमने देखा कि एसएमई ग्रोथ फंड में कैपिटल मिलेगा, सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड में माइक्रो यूनिट्स को रिस्क कैपिटल मिलेगा, पर उनकी जो कैपिटल आती है वो बहुत रुकी रहती है, क्योंकि जो बहुत सारे जो सेल्स करते हैं, वो सेल्स की जो रिसीवेबल्स जो होती है वो अटकी रहती है। पर सरकार ने अब ये किया है कि एक नया एक मैकेनिज्म चालू किया इस बजट से, जिससे कि वो अपनी जो रिसीवेबल्स जो हैं, जैसे उन्होंने कोई चीज बेच दी पर उसका पैसा नहीं आया, उसके उस रसीद के अगेंस्ट में एक डिस्काउंटेड मेथड से वो अपना फाइनेंसिंग कर सकेंगे, जिससे कि जो अभी जो क्या होता है कि मान लीजिए 6 महीने का एक गैप होता है पैसे आने का, वो 6 महीने के अंदर उसे वो पैसा उनको नहीं मिलता है सप्लायर से, तो वो 6 महीने में
उनको एक डिस्काउंटेड फाइनेंसिंग फैसिलिटी, एक ट्रेड मैंडेट है, वो काफी फैसिलिटेट और इजी हो जाएगा। मैं ये मानता हूं कि बिजनेस करने में वर्किंग कैपिटल की जो वृद्धि में ये बहुत बड़ा एक काम आएगा। ये जो क्रेडिट गारंटी मैकेनिज्म नया इस्तेमाल किया गया, उसके भी जो वित्त मंत्री ने उसका भी ऐलान बजट में किया है। मैं समझता हूं कि इससे एमएसएमई सेक्टर में देखिए, सिर्फ जो प्रोमोटर है उसी को नहीं फायदा होता, उनको एक जो उनके साथ जो काम करते हैं उनको भी फायदा होता है, क्योंकि अगर वो काम करें और वो बिजनेस चलता रहे, उनकी कैपिटल अगर स्कैरसिटी ना हो तो उससे उनको भी नौकरी बनी रहती है। तो ये सप्लाई क्रेडिट गारंटी स्कीम जो है, ये भी उनके लिए, नौकरी के लिए, एक एमएसएमई की फ्यूचर के लिए ये भी बहुत काम में आता है। और सर, आपसे ये समझना चाहेंगे कि जिस हिसाब से सरकार का एक गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है, जेम पोर्टल है, वो किस तरह से एमएसएमई की खरीद को सुनिश्चित करता है और इन्हें एक तरह से स्थिरता प्रदान करने में मददगार साबित होता है? ये वो जेम जिससे आपने जिसकी जिक्र की, उसके साथ लिंक कर दे रहे हैं। उससे क्या होता है कि अगर एक एमएसएमई सेक्टर जो उसकी एक फाइनेंसिंग जो रुकी हुई थी, वो फाइनेंसिंग वो जेम के साथ, तो ट्रेड्स के साथ जो जेम का एक कोरिलेशन लिंकेज स्थापित कर दिया गया है इस बजट के तहत, मैं समझता हूँ उससे जो फाइनेंसिंग की जो बाधाएं आ रही थी, उस बाधाओं को दूर करने में काफी सहायता मिलेगी। बिल्कुल। देश में तमाम डील्स हो रही हैं, चाहे हम यूरोपियन यूनियन की तरफ से बात करें या अभी अमेरिका के साथ भी बातचीत, एक तरह से डील फाइनल हो गई है, लेकिन उसकी औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। तमाम दूसरे देशों से भी भारत के एफटीए हुए हैं, तो उनका एमएसएमई सेक्टर पर खास तौर पर क्या असर देखते हैं आप, और किस तरह के नए बाजार भारत को आने वाले दिनों में मिलेंगे? देखिए, अगर जैसे इंडिया यूयू का जो ट्रेड डील का जो ऐलान हुआ है, उसका इंडिया यूके का जो ट्रेड डील का अनाउंस हुआ है, उसका हालांकि इनका इम्प्लीमेंटेशन, क्रियान्वयन अभी इनका हुआ नहीं है, पर मैं समझता हूं कि इनसे बड़े उद्योगों को तो उनके बेनिफिट्स मिलेंगी, पर एमएसएमई सेक्टर को भी काफी बेनिफिट्स मिलेंगी, क्योंकि बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं, जैसे कि मरीन सेक्टर हुआ, लेदर सेक्टर हुआ, गारमेंट सेक्टर हुआ, ये सारे जो सेक्टर्स जो हैं, जहाँ पे जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर जिसे कहते हैं हम, ये सेक्टर्स एमएसएमई में ज्यादा हैं, और उनकी जो योगदान रही है निर्यात में, वो काफी अच्छी रही है। और ये ट्रेड डील होने से और एक प्रतिस्पर्धा जो एक्सचेंज रेट से बढ़ती है, वो मैं समझता हूँ कि एमएसएमई सेक्टर की भी कॉम्पिटिटिवनेस में एक वृद्धि हुई है, तो ये उनके लिए काफी सहायक। जी, तो सर, ये जो 200 पुराने औद्योगिक क्लस्टर एक तरह से पुनर्जीवित किए जाएंगे, वहां खासतौर पर किन चीजों की हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो अब ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई देगी जो सुस्त हो गई थी? सेक्टर्स जो हैं, ये इनका पूरा जो डिटेल्स अभी पूरी तरह से आया नहीं है, पर जो क्लस्टर्स जो हैं, ये हमारे देश में जो एमएसएमई सेक्टर्स की जो कंसंट्रेशन बहुत सारे ऐसे स्टेट्स में है, और उनकी जो लोकल सिचुएशन है उसके ऊपर निर्भर करेगी। अभी इनका पूरा जो ब्यौरा अभी पूरा आया नहीं है, पर जरूर अगर ये 200 क्लस्टर के कम नहीं है, और इसका मैं समझता हूँ कि इसका कंट्रीब्यूशन काफी अच्छा रहेगा। तो सर, जाहिर है कि देखना होगा आने वाले दिनों में जिस हिसाब से ये पूरी जानकारी सरकार के बजट की सामने आती है, तो उसका किस तरह से फायदा इन कारोबारियों को भी मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे सूक्ष्म लघु और मध्यम इकाइयों के लिए केंद्रीय बजट 2026-27 में की गई प्रमुख घोषणाओं पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक A.K. भट्टाचार्य। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे पत्रकार सौरभ शुक्ला। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। सुर्खियों में